हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 73। इस पूरे सीरीज का ये सेट नंबर 73 है और इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, ये इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 10। 10 पार्ट्स इसमें हुए हैं। 10 पार्ट्स के PDF को एक साथ कंबाइन करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जैसा कि हीट चैप्टर में किया गया था। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से या फिर ये QR कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अपलोड होने के बाद सारे ही 10 पार्ट्स के PDF कंबाइन करके अपलोड कर दिया जाएगा। जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके ठीक बाद वो चैप्टर पढ़ना सही होता है, क्योंकि हमने जस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया है, करंट को कंप्लीट किया है, तो उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना जो है ज़्यादा आसान हो जाता है। वरना कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूं और बाद में वो पढ़ाऊं तो फिर समझने में दिक्कतें आती हैं। तो एक सप्ताह के बाद अब वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए गैंगटॉक। एक सप्ताह के लिए मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने के बाद जो है मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें। जो हीट चैप्टर पढ़ाया गया है उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लें। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। रिवीजन ही सफलता की चाबी है। अगर आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। रिवीजन जो है करते रहो। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को भी रिवाइज कीजिए और जो हीट चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसको भी आप रिवाइज कीजिए। और बता दो, ये जो मैं चैप्टर आपको करवा रहा हूँ अभी, चाहे हीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, चाहे मैं आगे जो करवाऊंगा, ये रेलवे LP CBT 1 और CBT 2 ये दोनों के लिए भी है। ये मत समझिएगा कि CBT 2 के लिए अलग से कुछ अलग टाइप का सवाल होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप LP CBT 2 के लिए भी वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे, इस सीरीज को देखेंगे। इतने सारे मैं सवाल करवा रहा हूँ, इतने सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, उन सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ। तो ये LP CBT 1 के लिए भी है, CBT 2 के लिए भी है और अन्य सारे एग्जामों के लिए भी है जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो भरोसा रखिए, जो आपका पेपर हुआ था CBT 2 में, LP CBT 2 में, उसको भी मैंने देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि किस तरह के सवाल करवाने हैं। आपको बस यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है। तो अगला वीडियो जो आएगा वो एक सप्ताह बाद आएगा, नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए जो भी सेट्स हुए हैं उनका आप रिविजन कीजिए। रिविजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक चैप्टर आप कम पढ़ लो चलेगा, लेकिन जो पढ़ ली हो उसको याद रखो, वो आपको आना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और ये है इसका आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 10। पूरी सीरीज का ये सेट नंबर 73 है। निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। कोई सर्किट में विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है तो हम बोलते हैं उस सर्किट में विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो उसका स्रोत क्या होता है? बैटरी। तो बैटरी अथवा सेल हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत है? तो यह है बैटरी। वोल्टमीटर का काम होता है विभवांतर मापना, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। एमीटर का काम होता है करंट को मापना। और ये जो मल्टीमीटर है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मल्टीमीटर ये करंट को भी माप सकता है, इसका नाम ही देखो मल्टीमीटर, मतलब कई चीजों को ये माप सकता है। मल्टीमीटर जो है ये करंट को भी माप सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी माप सकता है, मतलब विभवांतर को, ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी माप सकता है। इतना ही नहीं, ये रेजिस्टेंस को भी माप सकता है। इन तीनों को मापने का काम ये मल्टीमीटर करता है। यदि परिपथ में बैटरी से केवल प्रतिरोधक का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से किसमें शहीद होती है? कहा गया है कि सर्किट में बल्ब नहीं है, पंखा नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, केवल और केवल क्या है? रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। केवल और केवल प्रतिरोधक लगे हुए हैं, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो जो करंट हम देंगे, या फिर बोल दो जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए हमें स्रोत तो देनी होगी ना। तो जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे या फिर स्रोत से जो हम ऊर्जा देंगे वो सारी की सारी ऊर्जा जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? ऊष्मा में। तो केवल और केवल हमने अगर रेजिस्टेंस लगा रखा है सर्किट में तो जो भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी किसमें? हीट में। अगर बल्ब लगा होता तो कुछ लाइट मिल जाता। तो अलग अलग डिवाइस में जो है एनर्जी अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर केवल और केवल हम रेजिस्टर्स लगा कर रखे हुए हैं तो हीट जो है वहां पर मिलने वाली है इलेक्ट्रिक एनर्जी से। निम्न में से कौन सा शक्ति का गलत सूत्र है?
शक्ति का गलत सूत्र है। ये देखो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शक्ति का सूत्र V बराबर I होता है। V के स्थान पर हम I इंटू में R डाल सकते हैं। V बराबर I इंटू में R ये फॉर्मूला होता है। तो V के स्थान पर हम I इंटू में R डालेंगे तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा। यहीं से आप ये भी कर सकते हो कि I के स्थान पर आप V बट्टा में R डाल सकते हो यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये पावर का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये पावर का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए या फिर हीट के लिए। तो इसी पावर में क्या करते हैं हम लोग कि टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इन सारे ही फॉर्मूले में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ऊर्जा का हो जाएगा या फिर ऊष्मा का हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर पावर बराबर वी आई, ये सही है। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये भी सही है। आई स्क्वायर आर, ये भी सही है। ये गलत है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत सूत्र है। निम्न में से किसे जूल का तापन नियम कहते हैं? निम्न में से किसे जूल का तापन नियम कहते हैं? तो देखो H बराबर आई स्क्वायर आर, ये आपने देखा था, ये पावर का फॉर्मूला था, इसी में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम का मतलब है कि जब हम किसी सर्किट से करंट को फ्लो करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो वहां पर जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल का तापन नियम। तापन बोल दो या फिर जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं, कि जब हम किसी तार से मान लो कि करंट फ्लो करवाते हैं तो तार गर्म हो जाता है, तो इसे हम जूल का तापन नियम कहते हैं। या फिर बोल दो कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। तो तापन नियम बोल दो या फिर ऊष्मीय नियम बोल दो, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ये प्रतिरोधक है, रेजिस्टर है, ये मान लो मैंने बैटरी लगा दिया है, करंट जो है इसमें मान लो कि आई फ्लो हो रहा है और ये आर है और समय टी के लिए। अब रेजिस्टर है या फिर कोई भी डिवाइस हो, थोड़ी बहुत ऊष्मा का तो उत्सर्जन होता ही है, तो मान लो यहां से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ H, तो यही जूल का तापन नियम कहता है कि भाई सर्किट से करंट फ्लो करवाओगे तो कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या फिर टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। और आपने फॉर्मूला क्या देखा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला देखो कैसे आया है। जूल का तापन ये कहता है कि जो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ये जो करंट यहां पर फ्लो कर रहा है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। उसके बाद ये भी कहा कि जो प्रतिरोध है, इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि समानुपाती होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा, और जितने समय के लिए प्रवाहित करवाओगे उतना ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो इन सारे को आप क्या करो, क्लब कर दो, कंबाइन कर दो, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। तो प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, सही है। ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके बारे में बात की जा रही है। प्रतिरोधक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी सही है। उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी है सही। निम्न में से कौन सी युक्ति जूल के तापन नियम पर आधारित है? विद्युत तंदूर है, विद्युत केतली है, विद्युत केतली, अच्छा दोनों हो गया, यहाँ पर टोस्टर लिख लो, विद्युत टोस्टर, इनमें से सभी है। जूल का तापन नियम आप समझ गए कि जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे हीटर है, हीटर से हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा लेते हैं, तो करंट फ्लो करवाते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हेयर ड्रायर हो गया, विद्युत फ्यूज हो गया, ये भी जूल के तापन नियम पर ही आधारित है। विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, जो गीजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, वहाँ भी वही होता है, करंट फ्लो करवाते हैं, वहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो कई सारे डिवाइसेज हैं, ये सारे डिवाइसेस का नाम जो है आपको याद रखने हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक, टंगस्टन धातु का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब के तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग डैश के रूप में प्रकट होता है। बल्ब का जो तंतु होता है वो कौन सी ऊर्जा को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको वो उपभुक्त करता है। हम बल्ब लगाते हैं किस लिए, प्रकाश के लिए, कि हमें प्रकाश मिले, लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं उसका 90% पार्ट जो है वो चला जाता है किसमें, ऊष्मा में।
यानी जो बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है 10%। हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए, लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, जैसे मान लो 100 जूल हमने दिया तो 10 जूल मात्र प्रकाश देगा। 100 जूल में से 10 जूल का ही मात्र प्रकाश देगा, बाकी के 90 जूल जो है वो बेकार चला जाएगा ऊष्मा के रूप में। तो अधिकांश भाग जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, इसीलिए हम लोग बल्ब का इस्तेमाल जो है अब नहीं करते हैं। निम्न में से कौन परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है? सुरक्षा के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी अनावश्यक रूप से, किसी भी कारण से मान लो सर्किट में जरूरत से ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो करने लग जाता है, तो ये उसे प्रवाहित ना होने दे करके सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षा के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं परिपथों में, साधित्रों में। तो फ्यूज है हमारा आंसर ए हो जाएगा। फ्यूज को युक्ति के साथ किस प्रकार संयोजित किया जाता है? फ्यूज को युक्ति के साथ संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी डिवाइस है उसके हम लोग श्रेणी में लगाएंगे ताकि जैसे ही फ्यूज गल जाए सर्किट ब्रेक हो जाए। ऊर्जा उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा उपभुक्त होने के दर को हम लोग पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति हमारा आंसर। 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर क्या होगा? वाट किसकी इकाई है? वाट जो है शक्ति की इकाई है, और शक्ति बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा V इंटू में I। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने में 1 एम्पियर। अच्छा, पावर बराबर ये भी होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, विकल्प किस प्रकार से है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वाट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी है? VBI मार्क कर लो, सवाल इस पर खूब पूछे जाते हैं। देखो सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक बल्ब है जिस पर रेटिंग ये दी हुई है, बल्ब पर रेटिंग ये दी हुई है, और मैंने आपसे कहा था कि इसका मतलब क्या होता है, इस रेटिंग का मतलब क्या होता है। इस रेटिंग का मतलब ये होता है कि बल्ब आपसे ये कह रहा है कि अगर आप हमें जोड़ते हैं 220 वोल्ट से, तो मैं यहाँ पर पावर कंज्यूम करूँगा 100 वाट। ये बल्ब ने कहा कि अगर आप हमें 220 वोल्ट सप्लाई दोगे तो 100 वाट पावर कंज्यूम किया जाएगा मेरे द्वारा। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि इसी बल्ब को मान लो ये बल्ब A है, इसी बल्ब को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 220 नहीं देंगे, इसके साथ कर देंगे धोखा, और इसको सप्लाई देंगे 110 वोल्ट। तो अब बताओ कि पावर जो है कितना कंज्यूम किया जाएगा। मान लो ये P1 था और ये P2 था, ये हमारा V1 था, ये हमारा V2 हो गया। अब बताओ पावर कितना कंज्यूम किया जाएगा। बल्ब ने क्या कहा, 220 के साथ जोड़ोगे तो 100 वाट पावर कंज्यूम करूंगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, धोखा कर दिया। हमने 220 के स्थान पर 110 वोल्ट ही सप्लाई किया। तो अब बताओ पावर कंज्यूम क्या होगा। तो आपको याद रखना है P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2 का स्क्वायर। इस तरह के सवाल बनाने के लिए ये आपको इस्तेमाल करना है कि बोल दिया जाएगा पहले इतना वोल्टेज दिया गया तो इतना पावर कंज्यूम किया गया, बाद में बताओ वोल्टेज ये कर दिया गया तो पावर कितना कंज्यूम किया जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो बल्ब तो वही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बल्ब का प्रतिरोध यहाँ पर है वही प्रतिरोध यहाँ पर है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास P बराबर V² डिवाइडेड बाई R। R हमारा यहाँ पर सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो P जो है सीधा समानुपाती है V² के, वहीं से मैंने ये रिलेशन निकाल दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। खूब सारे सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो P1 हमारे पास 100 वाट है, P2 तो हमें चाहिए, V1 का मान 220 है, V2 का मान 110 है। यहाँ से आया 100 बट्टे में P2, ये 110 से 220 2 टाइम्स में ख़त्म, तो उसका स्क्वायर 4 है, तो P2 हो जाएगा 100 बटे में 4 बराबर हो जाएगा 25 वाट। याद रखिएगा इस तरह का सवाल आए तो आपको ऐसे ही बनाना है, करंट वरंट निकाल कर मत बनाने लग जाना, गलत हो जाएगा। मतलब आप ये भी तो कर सकते हो ना, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर V इंटू में I, P पता है, V पता है, I निकाल लेंगे। फिर यहीं पर हम क्या करेंगे, P बराबर V इंटू में I
हमें P चाहिए, V हमें मालूम है, और ये जो I निकला है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर बताया गया है वैसे ही बनाना है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? अश्व का मतलब घोड़ा होता है। 1 हॉर्स पावर ये होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। सी हमारा आंसर। इसको काट दो। क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी, सी 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा? देखो समानांतर क्रम में है, मतलब जो हमारे घर में लगे होते हैं बल्ब कुछ वैसा ही है। तो हमने अपने घर में लाए 3 बल्ब, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, और जोड़ दिया। बताओ सबसे ज्यादा रोशनी जो है कौन सा बल्ब देगा? समानांतर क्रम में लगे होते हैं ना हमारे घरों में बल्ब, तो बताओ सबसे ज्यादा रोशनी कौन देगा? जिसके पास पावर ज्यादा होगा, 100 वाट वाला। तो सी हमारा आंसर, यानी ए विकल्प हमारा आंसर, बल्ब सी जो है सबसे ज्यादा रोशनी देगा। मान लीजिए अगर हम इसको लगा देते श्रेणी क्रम में, तब आंसर क्या होता? सबसे छोटा वाला 40 वाट वाला। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले सेट में, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 9 में। 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध डैश होगा। देखो पावर बराबर V² डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें P पता है, V पता है, R चाहिए। यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई P बराबर V का मान 220 गुने में 220 बट्टे में ये 1100 है। तो 1020, यहाँ से 1020, 22 गुने में 22 बट्टे में 11, 11 दूनी में 22, यानी कि 44 ओम। 44 ओम हमारा आंसर। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट, फिर बाद में V2 है 440 वोल्ट। टाइम है आपके पास कितना? 1 सेकेंड। पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और बाद में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बीच में संबंध बताना है। H इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। देखो टोस्टर तो वही है ना, टोस्टर तो वही है। पहले 220 के साथ कनेक्ट किया, बाद में 440 के साथ कनेक्ट किया, तो टोस्टर तो वही है। तो प्रतिरोध हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समय जो है, टाइम जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। हम सेम समय के लिए हम ऊष्मा का उत्सर्जन देखेंगे तब उसका अनुपात लेंगे, यानी जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है। अब खुद सोचो आप, 220 से 440 कर दिया गया, 220 से 440 कर दिया गया, डबल कर दिया। अगर आप V को डबल करोगे तो क्या H ये 4 गुना नहीं हो जाएगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा ना। या फिर आप ऐसे यहां पर सोच सकते हो H1 बाई H2 V1 बाई V2। तो H1 बाई H2, V1 कितना है? 220, V2 कितना है? 440, फिर इसका स्क्वायर है तो H1 बाई H2। 220 से 440 ये 2 टाइम्स में खत्म, उसका स्क्वायर 1/4। तो जो H2 है देखो यहाँ पर 4 इंटू में H1 आया, तो पहले का 4 गुना। तो जो बाद में ऊष्मा उत्पन्न होगी वो पहले की 4 गुनी होगी। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। यानी एक हीटर है, मान लो ये एक हीटर है, इस पे रेटिंग है 220 वोल्ट 2200 वाट। जैसे कि बल्ब पर रेटिंग दिया होता है वैसा ही है यहाँ पर। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है? तो बहुत ही आसान है, पावर इज इक्वल टू V इंटू में I करना है। I बराबर हो जाएगा पावर बटे में V। पावर है 2200 और जो V है 220 है, तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूनतम रेटिंग 10 एम्पियर।
एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टेज मापना। वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज मापना। वोल्टेज कैसे मापा जाता है? फॉर्मूला से I इंटू में R। जैसे मान लो ये प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक के ये दोनों सिराएं जो है इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके समानांतर में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वोल्टमीटर है ये मापेगा वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अब देखो यहाँ पर सॉरी I इंटू में T नहीं, I इंटू में R है। ये जो R है और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो। अब सोचो यहाँ पर मान लो सर्किट में करंट निकला I, सर्किट से ये बैटरी से करंट निकला I यहाँ पे गया। अब ये जो विभवांतर है ये बिल्कुल 100% करेक्ट मापा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से मैंने बोल दिया 5 एम्पियर करंट निकला। अब पाँचों के 5 एम्पियर इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा, तब जो विभवांतर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट आएगा ना। 5 एम्पियर सर्किट में टोटल 5 एम्पियर करंट है। 5 एम्पियर करंट अगर इस रेजिस्टर से चला जाए तो वोल्टेज जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई भी एरर नहीं होगा। लेकिन मान लो इसी 5 एम्पियर में से करंट का कुछ हिस्सा जो है इसमें चला जाए, मान लो मैंने बोल दिया कि 0.2 एम्पियर करंट इसमें चला गया, तब इस सर्किट में करंट कितना जाएगा? 4.8 एम्पियर जाएगा। मतलब अब जो ये विभवांतर मापेगा वो 100% करेक्ट नहीं है, उसमें एरर है। 100% तब होता जब 5 एम्पियर करंट यहाँ इसमें जाता, लेकिन कुछ करंट जो है वोल्ट मीटर में चला गया। तो जब वोल्ट मीटर में चला गया तो यहाँ पर करंट कम गया, तब इनके सिराओं के बीच जो विभवांतर मापा जाएगा वो कम होगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो करंट है इधर बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए, ये 0.2 एम्पियर भी उधर ना जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको अनंत कर देंगे, हम इनफाइनाइट कर देंगे, अनंत कर देंगे, इतना ज़्यादा कर देंगे कि करंट जो है इधर से जाएगा ही नहीं। जैसे ही आएगा धक्का मार करके इधर भेज दिया जाएगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, इधर तो अनंत रेजिस्टेंस है। यानी पूरा फौज लेकर के क्या है कि खड़ा है इस रास्ते में करंट को रोकने के लिए। अनंत का मतलब वही हो गया। तो करंट इधर नहीं जाएगा, अब पांचों के पांचों एम्पियर जो है इधर की ओर जाएगा। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधकता होती है वो अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। रेजिस्टेंस अनंत है, मतलब जो प्रतिरोधकता है रो है ये भी अनंत है। तो अनंत हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आदर्श वोल्टमीटर है, प्रैक्टिकली ऐसा वोल्टमीटर एग्जिस्ट नहीं करता है। हर वोल्टमीटर जो है कुछ ना कुछ करंट को अपने अंदर ले लेता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कुछ दशमलव में करंट जो है उधर की ओर चला जाएगा। तो हर वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ करंट जो है चला ही जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बिल्कुल भी करंट वोल्टमीटर में नहीं जाएगा। एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अब जो एमीटर है इसका काम होता है करंट को मापना, करंट को मापना। तो वैसे ही मान लो यहाँ से अगर करंट 5 एम्पियर चलता है तो 5 एम्पियर करंट यहाँ तक चलेगा। अब ये 5 एम्पियर करंट को ये 100% माप दे, मतलब सर्किट में करंट 5 एम्पियर और एमीटर भी बता दे कि हाँ 5 एम्पियर। ये तो तभी पॉसिबल है जब पूरा का पूरा करंट जो है इस एमीटर से होकर के गुजर जाए। पूरा का पूरा करंट जो है इस एमीटर से होकर गुजर जाए, मतलब एमीटर जो है अपने से होकर के बिल्कुल बिंदास होकर के स्वागत करके बोले कि हाँ आओ करंट मेरे से होकर के जाओ। यानी बिल्कुल भी ये रुकावट पैदा ना करे, बिल्कुल भी ये रुकावट पैदा ना करे। प्रतिरोध शून्य, ठीक है, प्रतिरोध शून्य, आइए स्वागत है आपका। लेकिन प्रैक्टिकली जो एमीटर होता है उसके पास कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ऐसा एमीटर है जिसके पास रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम आदर्श की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक आदर्श एमीटर। तो आप इसके लिए याद रखेंगे जो प्रतिरोध है या फिर प्रतिरोधकता है वो 0 होता है, शून्य होता है। शून्य रहेगा तो जो एक्चुअल में करंट है वो मापेगा। अगर कुछ ना कुछ प्रतिरोध है तो एक्चुअल में जो करंट है उससे थोड़ा कम मापेगा। अति चालकों की चालकता क्या होती है? अति चालक को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था जो सुपर कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। भाई R और G में उल्टा रिलेशन होता है ना, तो अनंत। निम्न में गलत विकल्प की पहचान करें। सामान्यतः घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है, सही है। ओम का नियम चालकों के लिए सत्य है, सही है। ओम का नियम जो है
हर किसी के लिए सत्य नहीं है, चालक के लिए सत्य है, अर्धचालक पर भी ये काम नहीं करता है। चालक या संवाही तार उदासीन होता है। कोई जो कंडक्टर होता है, जैसे मान लो मैंने कॉपर का तार ले आया, तो वो उदासीन है ना, न्यूट्रल है, कोई चार्ज थोड़ी ना है, उस पर कोई धन आवेश या ऋण आवेश नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब अगर आप उसमें करंट फ्लो भी करवा देते हो तो भी वो न्यूट्रल ही कहलाता है। विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं, गलत हो जाएगा। विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग बोलते हैं। बैटरी की खोज किसने की? बैटरी की खोज की वोल्टा ने, बी हमारा आंसर। फ्यूज तार की विशेषता होती है, फ्यूज तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। यह सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो फ्यूज तार जो होता है उसकी विशेषता ये होती है कि प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक। ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक, इनमें से, इन चार में से ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है, विद्युत का खराब चालक कौन है? तो माइका आप याद रखेंगे। माइका जो है, वैसे तो ये ऊष्मा का भी उतना अच्छा चालक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इन दोनों से, तो हीट के लिए अच्छा चालक है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए खराब चालक है, बी हमारा आंसर। इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका समाप्त होता है। इसका बोल सकते हो कि द एंड होता है। तो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सप्ताह के बाद। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।